वेरी बिग जय हिंद टू ऑल ऑफ यू गाइस। आप सभी लोग जो इस समय मुझे अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, सभी का मैं डॉक्टर इमरान अहमद खान, डायरेक्टर एम एकेडमी और फिलहाल आपका जीएस का टीचर, तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं। और कंफ्यूज हो रहे हैं क्या? नहीं, कोई मजाक नहीं हो रहा है, कोई बच्चों के बारे में हम नहीं पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा अकल लगाइए, संभवतः आप समझ जाएंगे कि हमारा आज का टॉपिक क्या है। सोचिए, शायद कुछ लोग, मुझे उम्मीद है कि पहुंच जाए वहां तक। आज का हमारा टॉपिक है किडनी। आई नो इट इज अ काइंड ऑफ पीजे पोकर जोक है, बिल्कुल एकदम अजीब सा है, लेकिन मन किया तो मैंने बना दिया। इट इज किडनी। किड यानी बच्चा, नी यानी घुटना। तो हमारा आज का टॉपिक है किडनी। और अब हम सबसे पहले उस किडनी की एक पीएनजी स्ट्रक्चर इमेज को देखेंगे, जहां के बाद फिर हम आगे अपने कारवा को आगे बढ़ाएंगे, पढ़ाई का सेक्शन आगे बढ़ाएंगे। सो here it is the kidney PNG image, जिसको देखकर आप ये समझ सकते हो कि किडनी का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। नहीं समझे? चलिए, इसी बहाने आपको ये तो पता चलेगा कि पढ़ाई कराने का तरीका जो बेसिक होता है वही अच्छा होता है। आपके पास व्हाइट बोर्ड है, आपके पास एक टीचर है, आपके पास मार्कर है, तो बेहतर है कि आप बना के पढ़ाइए। इस स्ट्रक्चर में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ये जानता हूं कि जो बेसिक होता है, बेसिक को कवर करने के बाद जब आगे बढ़ते हैं तो चीजें आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। सो ये पीएनजी स्ट्रक्चर आपको देखने में खूबसूरत लग सकता है, आपकी पढ़ाई के स्तर को बढ़ा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि जरूरी है कि आपको एक ऐसा कुछ बनाकर दिखाया जाए जिसको पढ़ने के बाद आपको ये रियलाइज हो कि ये अगर हमारे टीचर ने किया तो ये हम भी कर सकते हैं। चलिए, मूव ऑन टू द नेक्स्ट, एंड देयर इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन किडनी मेड बाय योर टीचर। सो गाइज, अब आप उस पीएनजी इमेज को डायरेक्टली हाथ से जैसे बनाकर हम पढ़ सकते हैं के फॉर्म में देख रहे हैं, जहां मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें ज्यादा क्लियर दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी पूरी मॉर्फोलॉजी और इसकी फंक्शनिंग को बिल्कुल सिंपल वे में समझने के लिए। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन यानी अगर एक पूरी किडनी को हम लेते हैं, जैसे आम का एक टुकड़ा होता है, तो उसको अगर बीच से काट दें खड़े खड़े में, तो उसी तरीके से किडनी को अगर बीच से हमने पीस किया तो सामने का पीस निकल के गिर जाएगा, तो अंदर का ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। दिस इज कॉल्ड द क्रॉस लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ठीक है, सो हमको किडनी इस तरीके से दिखती है, इस तरह की दिखेगी। ठीक है, प्लस इसके बाद किडनी की डिटेलिंग में जब हम जाएंगे तो हमको एक और स्ट्रक्चर देखना है, जो कि किसका होगा? नेफ्रॉन का। ठीक है, किसका होगा? नेफ्रॉन का। सिंगल नेफ्रॉन दिया हुआ है, और मैंने आपको यहां पर बताया है कि ये जो सेक्शन है, ये टुकड़ा क्या है? एक सिंगल नेफ्रॉन। तो इसका एक स्ट्रक्चर होगा जो मैं आपको इसके ठीक बाद वीडियो के अगले पार्ट में समझाऊंगा। यानी कहने का मतलब कि एक नेफ्रॉन किस तरह से काम करती है आप इस स्ट्रक्चर के बाद देखेंगे। फिर उस जैसी हर एक नेफ्रॉन को मिलाकर, जो करोड़ों की संख्या में होती हैं, एक किडनी फंक्शन करती है। ठीक है, इस बात से यह चीज सबसे पहले साबित हो जाती है कि अगर आपसे कभी कोई पूछे कि किडनी का, जिसे हिंदी में वृक्क कहते हैं, किडनी का सबसे सूक्ष्मतम यानी स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट यानी कार्यात्मक इकाई किसे कहते हैं, तो वो होगी नेफ्रॉन। किडनी की नेफ्रॉन। ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन पढ़ा कि शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई, स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट ऑफ अ लिविंग बॉडी, एंड दैट इज व्हाट? सेल, कोशिका। उसी तरीके से आपसे जब कभी पूछा जाएगा कि किडनी की सबसे छोटी यानी वृक्क की सबसे सूक्ष्मतम क्रियात्मक इकाई, वर्किंग यूनिट, तो आप कहेंगे नेफ्रॉन। ऐसा ही एक क्वेश्चन और आपको आगे पढ़ने के लिए मिलेगा जब हम एनएस यानी कि नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। सीधे शब्दों में कहूं तो ब्रेन यानी मस्तिष्क पढ़ेंगे, जिससे काफी सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, तो वहां आपसे पूछा जाएगा तंत्रिका तंत्र के बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में। सो आपसे वहां पूछा जाएगा कि नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी इकाई, इसका मैं आंसर आपको नहीं बताऊंगा। क्यों? एक ही जगह सब चीजें मिल जाती तो मजा नहीं आती, जिंदगी में थोड़ा अधूरापन होना चाहिए, इनसैटिस्फैक्टरी फीलिंग। ठीक है, अब मुझे नहीं पता आप कितना सेटिस्फैक्शन लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैंने आपको दिया, क्योंकि जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में रह जाएगा, और एक गजब की चीज मैं आपको उस समय पर बताऊंगा, आपकी पहचान। ठीक है, चलिए इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते, हम शुरू करते हैं कि किस तरीके से हम किडनी के पूरे फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको यह समझना है कि एक किडनी
किडनी के अंदर एक पाइप एंटर कर रहा है, ये बाहर आने के लिए या अंदर जाने के लिए आपको दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। आप बस इतना समझिए कि एक पाइप है जो किडनी से जुड़ा हुआ है। उसके बाद दो छोटे पाइप और हैं, एक ये और एक ये। अब तक सारे बायो के स्ट्रक्चर्स को देखकर आप ये समझ गए होंगे कि लाल कलर का, रेड कलर का किसी पाइप में रंग अगर हम दे रहे हैं बेसिकली, तो वो क्या होगा, वो एक ऐसा पाइप होगा जो कि आर्टरी होगी। क्या होगी वो? आर्टरी। ये रीनल आर्टरी। रीनल शब्द हमेशा आपकी किडनी और यूरिन, यूरेनल, रीनल, समझ गए आप, तो वो हमेशा उसी के लिए होगा। तो एक है रीनल आर्टरी और एक है रीनल वेन। वेन में जिसमें डार्क कलर ब्लड होता है, इसे हम ब्लू से भी बना सकते थे, डार्क ब्लू से या ब्लैक से बना दिया, दैट डजंट मैटर। उसके बाद कुछ ये ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर क्या है? मेड्यूला। यानी याद रखना, किडनी के अंदर मेन जो चीज है वो मेड्यूला है और उसको कोर कवर करता है। कोर कवर करता है क्या? कॉर्टेक्स। कोर कवर कर रहा है कॉर्टेक्स। मेन जो अंदर छुपा है वो मेड्यूला है। ये मैंने बताया कि सिंगल नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। और ये जो पाइप है ये कहलाता है यूरेटर, ठीक है। अब बहुत आसान तरीके से मैं आपको किडनी के फंक्शन के बारे में बताता हूं। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि हमारे शरीर में जो ब्लड है उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, बल्कि उनकी मात्रा या संख्या बढ़ने पर नुकसानदायक हो सकते हैं। थोड़े पॉइजनस टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि क्रिएटिनिन। आप यूरिन टेस्ट कभी भी कराने गए होंगे, आपके घर में किसी का हुआ होगा, तो उसमें क्रिएटिनिन के बारे में काफी बात करते हैं, फैट के बारे में बात करते हैं, कभी कभी प्रोटीन, ग्लोब्यूलिन वगैरह भी मिलता है, बट क्रिएटिनिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट, ठीक है। तो ये वर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। हमारे ब्लड में इस तरह की जो भी अशुद्धियां होती हैं उनको छानने का काम, फिल्टर करने का काम कौन करता है? किडनी। और बेसिकली किडनी में कौन करता है? किडनी में एक एक नेफ्रॉन उस छानने का काम करती है। आगे पढ़ेंगे तो होता क्या है कि पहले हमारे शरीर में एक अनफिल्टर्ड ब्लड किडनी में एंटर करता है। गौर से सुनिए, दिमाग उधर मत लगाइए, अभी इधर मेरी बात सुनिए। हमारे शरीर में किडनी के अंदर एक अनफिल्टर्ड ब्लड, अब वो अनफिल्टर्ड का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से नहीं है, आपको उससे कोई मतलब रखना ही नहीं है। आपको बस इससे मतलब रखना है कि जब अनफिल्टर्ड बोल रहे हैं मतलब ऐसा ब्लड जिसमें वो अशुद्धियां मौजूद हैं जो खून के लिए, हमारे शरीर के ब्लड के लिए और हमारे शरीर के लिए जरूरी नहीं है। और उन्हें कौन छानेगा? किडनी छानेगी। तो वो उसमें मौजूद है, किडनी के अंदर आते हैं, मेडुला और कॉर्टेक्स के एरिया में प्रति नेफ्रॉन उसको छानने का काम किया जाता है। छना हुआ शुद्ध रक्त दूसरे पाइप से निकलकर शरीर में पहुंच जाता है और छानने के बाद बचा हुआ अशुद्ध पदार्थ जो होता है वो यूरेटर के थ्रू यूरिन के नाम पर हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अशुद्ध रक्त आया, नेफ्रॉन में छना, छनने के बाद शुद्ध हो गया तो वो चला गया अपने बॉडी में वापस, ठीक है। और जो छनने के बाद अशुद्धि बची थी वो यूरिन के साथ शरीर से बाहर कर दी गई, ठीक है। उसमें पानी की मात्रा भी होती है, मतलब हम शरीर में जितना पानी पीते हैं, जितनी जरूरत होता है पानी एब्जॉर्ब कर लिया हमारे शरीर ने, बाकी का छोड़ दिया। बात समझ में आ रही है आपको? तो ऐसा होता है, तो उसमें वो चीज मिल जाती है। क्या चीज? पानी में वो अशुद्धियां मिल जाती है जिसे हम यूरिन कहते हैं। बात समझ में आ रही है? यूरिन में कलर येलो क्यों होता है? भाई यूरिन है, यूरेटर है, यूरेनल है, तो यहां भी आएगा। कलर को हमेशा क्रोम बोलते हैं, यूरो क्रोम। तो यूरिन का जो येलो कलर होता है किसकी वजह से होता है? यूरोक्रोम की वजह से। हालांकि लास्ट में आपको मैं सिंगल लाइन फैक्ट्स में सारी चीजें बताऊंगा, यहां भी बताने में कोई बुराई नहीं है। तो यूरोक्रोम की वजह से यूरिन का कलर येलो होता है। बात समझ में आ गई आपको? बार बार यूरो और रीनल वर्ड मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आप हमेशा इस बात को दिमाग में बैठा लें। जैसे ऑस्टियो वर्ड लगता था तो हम समझ जाते थे कि बोन की बात आ रही है, मायो वर्ड लगेगा तो हम समझ जाएंगे कि वो मसल्स की बात आ रही है। उसी तरीके से जैसे ही यूरो या रीनल वर्ड लगे आप समझ जाना किडनी और उसके किडनी फंक्शन से, सिस्टम से संबंधित बात आ रही है, ठीक है। चलिए अब हम पर्टिकुलर्स में चलते हैं कि कैसे पर्टिकुलर एक एक अंग के बारे में हम जानकारी लेते हैं। आपने अभी तक क्या देखा? आपने एक पाइप देखी, ये पाइप कहलाती है रेड कलर वाली पाइप, वो आर्टरी होगी तो वो रीनल आर्टरी। डार्क कलर वाली पाइप होगी रीनल वेन। इनसे ब्लड आएगा, छनने के बाद फिर जाएगा, छनने के बाद जो बचा हुआ हिस्सा है वो यहां से यूरेटर से जाएगा और ये छनेगा कहां? कॉर्टेक्स और मेड्यूला के एक कॉम्बिनेशन में। देखिए ये क्या है? मेड्यूला, ये क्या है? कॉर्टेक्स। इनका कॉम्बिनेशन होगा जिसे सिंगल नेफ्रॉन कहते हैं हम, ठीक है। अब इसको जरा समझिए।
रीनल आर्टरी अनफिल्टर्ड ब्लड, यानी ऐसा ब्लड जिसमें अशुद्धियां थी। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा यार ये तो आर्टरी है, आर्टरी में तो हमने पढ़ा था सर, आपने बताया था कि ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है, वो तो शुद्ध रक्त होता है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि यहां ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की बात हम कर ही नहीं रहे भाई, सीधी बात है, रीनल आर्टरी जिसमें सब कुछ अच्छा आ चुका, आर्टरी में शुद्ध रक्त होता है। अब उसको अगर शुद्ध करना है तो उसमें क्या होगा कि जो बचा हुआ पार्ट है उसे अलग करना पड़ेगा। तो रीनल आर्टरी में जो बचा हुआ पार्ट है वो रीनल आर्टरी के थ्रू अंदर आता है, किधर, नेफ्रॉन में, मेडुलर कॉर्टेक्स वाले रीजन में, वहां छनेगा। और वहां कैसे छनेगा अगले स्ट्रक्चर में देखते हैं। वहां से छनेगा, छनने के बाद वो हिस्सा ब्लड का जिसे हम यूरिन कहते हैं वो यूरेटर के थ्रू छनकर बाहर चला जाएगा, और छना हुआ शुद्ध रक्त क्या होगा, वो फिल्टर्ड ब्लड रीनल वेन के थ्रू शरीर में वापस भेज दिया जाएगा। जो कहां जाएगा, गौर से सुनना, वो कहां जाएगा, हार्ट में जाएगा, हार्ट से लंग्स में जाएगा, लंग्स में जाने के बाद ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा और वो पूरी तरीके से रिच ब्लड हो जाएगा, फिर वो पूरे शरीर में भेज दिया जाएगा। अब क्लियर हुआ कि यहां पर आपको समझना है कि आर्टरी से अंदर आएगा, एंटर होगा, और वेन से वेंट होगा, बाहर होगा, क्योंकि अनफिल्टर्ड ब्लड आएगा और फिल्टर्ड ब्लड शरीर में जाएगा। उम्मीद करता हूं कि इस पूरे सेक्शन को आपने देख के समझ लिया होगा। अब आप में से कुछ बच्चे ड्राइंग, ये जो ड्राइंग जिसको ड्राइंग समझते हो आप, ड्राइंग के चक्कर में धोखा खा सकते हैं। क्या आपको लगेगा कि कुछ ऐसे मेड्यूला होंगे जिनमें केवल रीनल आर्टरी जाती होगी, कुछ ऐसे मेड्यूला होंगे जिनमें केवल रीनल वेन जाती होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो मुझे आपको समझाना है, इसलिए मैंने 2 में आर्टरी बना दिया, 3 में वेन बना दिया। नहीं, हर एक मेड्यूला और कॉर्टेक्स में आर्टरी और वेन दोनों का इंसर्शन और कनेक्टिविटी होती है। तो कंफ्यूज मत होना, बस वो तो चित्र आपको साफ सुथरा दिखे, गंदा ना हो जाए, ज्यादा क्लमजी ना हो जाए, इसलिए मैंने बनाया। तो आप कंफ्यूज मत होना कि किसी में पर्टिकुलर, नहीं भाई, ये रेड वाली लाइनें यहां भी होंगी और ये ब्लैक वाली लाइनें इनमें भी होंगी, ये दोनों में मिक्स में आते। हर एक कॉर्टेक्स और मेड्यूला में क्या होगा, रीनल आर्टरी रीनल वेन दोनों का कनेक्टिविटी होगा। सो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप इस स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ गए होंगे। अब आपके सामने एक सिंगल नेफ्रॉन, आप इसे देख सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूं कैसे देख सकते हैं। ये हमने ऐसा कुछ किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ा था अभी जस्ट लास्ट, उसके बाद फिर हमने एक सेक्शन बनाया था, ये सेक्शन का हमने एक स्ट्रक्चर आपको बना के दिया। ठीक है, आपने पीएनजी में भी देख लिया, अब आप इसे ऐसे भी देखिए। ठीक, सिंपल तरीके से हम चीजों को कनेक्ट करते हैं। हमने ये जाना था कि हमारे शरीर के अंदर किडनी में ब्लड एंटर करता है जो कि अनफिल्टर्ड ब्लड होता है। ठीक, उसके बाद जब वो किडनी के अंदर एंटर करता है तो अंदर जाने के बाद वो कहां जाता है, वो कॉर्टेक्स और मेड्यूला के सेक्शन में घुसता है, अंदर एंटर करता है, जहां वो नेफ्रॉन्स में छनता है। छनने के बाद उसमें जो अशुद्धियां होती हैं वो अलग हो जाती हैं। बात समझ में आ रही है ना, वो अलग हो जाती हैं और कहां चली जाती हैं, रिकॉल करिए, वो चली जाती हैं यूरेटर में। और जो छना हुआ ब्लड होता है वो एक और डक्ट के द्वारा, एक नली के द्वारा शरीर में वापस भेज दिया जाता है यूज करने के लिए। ठीक, अब उसी चीज में जो हमने बीच में लिंक है नेफ्रॉन वाला, उसको समझते हैं। देखिए, हमने सबसे पहले क्या बोला कि एंटर करता है एक डक्ट के थ्रू जिसमें क्या होता है, इम्प्योर यानी कि इनफिल्टर्ड ब्लड। ये है वो इम्प्योर अनफिल्टर्ड ब्लड और उसको कहते हैं हम आफरेंट। आफरेंट मतलब आने दे, आफरेंट, ये हमने रिलेट कर लिया। आफरेंट डक्ट के थ्रू एक इम्प्योर ब्लड एंटर करता है। ठीक, कुछ नाम मैंने यहां पर नहीं लिखे हैं, उसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। लिखे इसीलिए नहीं ताकि आप ध्यान से सुने, बात के चक्कर में ना बैठे। ठीक है, एक नाम होता है ग्लोमेरुलस कैप्सूल। क्या बोला मैंने, ग्लोमेरुलस कैप्सूल। ठीक है, और एक होता है बोमेन कैप्सूल। एक ग्लोमेरुलस और एक बोमेन। क्या बोला मैंने, एक ग्लोमेरुलस और एक बोला मैंने बोमेन। ठीक है, उसको ध्यान से आपको देखना है क्योंकि यही 2 चीजें सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं। आप गौर से देखिए कि एक हिस्सा यहां पर दिख रहा है जिसको मैं बताऊंगा कि ये गुच्छा है। क्या है, एक गुच्छा है नलिकाओं का। ये नली से अंदर आया, यहां गुच्छे में बहुत सारी नलिकाएं हैं, ये यहां पर छन्ने वाले एरिया हैं और ये एक कैप है। क्या है, कैप है। तो जब ये कैप है तो ये क्या होगा, बोमेन कैप्सूल।
और ये गुच्छा है तो ये क्या होगा? ग्लोमेरुलस। क्या होगा? ग्लोमेरुलस। ये नाम याद रखिएगा, ये गुच्छा है, ग से गुच्छा तो ग से ग्लोमेरुलस, पतली पतली नलिकाओं का जिनसे छनाई होती है। और ये एक कैप है तो ये एक कैप्सूल है, ये एक कैप है तो ये एक कैप्सूल है, जहां से छनने के बाद चीजें अंदर आने वाली हैं। ठीक है, अंदर मतलब इस नली में, ब्लैक वाली नली में आने वाली है। और छनने के बाद जो शुद्ध हिस्सा है ब्लड का, वो इससे कहां चला जाएगा? बॉडी में। ये प्योर ब्लड है जिसे हम कहते हैं इफरेंट डक्ट। ई से एग्जिट, तो इस कैप्सूल से एग्जिट हो गया, कैप्सूल में आ रहा था आफरेंट, कैप्सूल से एग्जिट हो गया इफरेंट डक्ट। तो आफरेंट और इफरेंट डक्ट किसका हिस्सा है? किडनी का, नेफ्रॉन का। ये हमारे शरीर के किडनी नामक अंग में पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि एक इम्प्योर ब्लड आता है, वो छनता है, छनने के बाद बात समझिएगा, उसमें जो भी ऐसी चीजें होती है जो हमारे शरीर के लिए जरूरी नहीं है, एग्जाम्पल क्रिएटिनिन, ठीक है, और सम पार्ट ऑफ वाटर, तो वो छन के ऐसे नली से जाता है और एक मेन नली में जाकर इकट्ठा होता है और यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये जो मेन नली है ये कलेक्टिंग डक्ट कहलाती है, जिससे चीजें यूरेटर में चली जाती हैं, यूरेटर से यूरिन के थ्रू बाहर। मैंने क्या बोला? एक नली से आता है और मुख्य नली में यानी कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट हो जाता है। क्या? वो भाग जो हमारे ब्लड में था और हमारे लिए जरूरी नहीं था, तो वो अशुद्ध भाग इधर आ गया, तो शुद्ध वाला वापस शरीर में चला गया। अशुद्ध आया, छना, छनने के बाद शुद्ध वाला शरीर में, और जो अशुद्धि छनी वो इस पाइप के थ्रू होती हुई मुख्य पाइप में गई और यूरेटर के थ्रू शरीर से बाहर निकाल दी गई। ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। ऐसे शरीर में लाखों करोड़ों की संख्या में होती हैं जिनसे यूरिन बनता है। ठीक है, अब ये जो डक्ट है इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। नीचे आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है? डिसेंडिंग। ठीक है, नीचे की तरफ यानी डिसेंड, ऊपर की तरफ जा रहा है यानी असेंडिंग, और है वो डक्ट। तो कितना सिंपल है, डिसेंडिंग यानी नीचे आ रहा है डक्ट, ऊपर जा रहा है तो असेंडिंग डक्ट। और एक लूप बना रहा है तो इसे कहते हैं हेनलेस लूप। मतलब इसके बारे में जिस वैज्ञानिक ने सबसे पहले बताया था उसका नाम था हेनले। तो हेनलेस लूप हेनले के द्वारा बताया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें क्या हुई? बोमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस और हेनलेस लूप। ये तीन शब्द सबसे ज्यादा पूछे गए एग्जाम में कि ये हमारे शरीर के किस अंग से संबंधित है। ये किडनी से है। बी फॉर बोमेन, ठीक है, जी फॉर ग्लोमेरुलस और एच फॉर हेनलेस। तो आप इसे बल्कि एक शॉर्ट फॉर्म बनाकर पार्ट टाइम ऐसे याद रख सकते हैं। लाइक मैंने बोला जी फॉर ग्लोमेरुलस और एच फॉर हेनलेस, और इसके बाद एक और नाम कहा गया बी फॉर बोमेन कैप्सूल। ठीक है, फिर इसको क्या शॉर्ट बना सकते हैं? जी एच बी और बी बीजीएच। बीजीएच मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है, बीजीएच, बीजीएच है ना, जीबीएच, बीजीएच, व्हाटएवर जो बनाना। मैं तो बोलूंगा कुछ मत बनाओ, सीधे सीधे याद रखो। लेकिन एक बार मैंने बता दिया तो शायद आपको याद रहे। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि हमारे बॉडी में किडनी की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन। ऐसी लाखों करोड़ों की संख्या में होती हैं जिनके काम करने का तरीका क्या है? हमारे शरीर में जो भी ऐसा ब्लड है इंप्योर, वो आता है नलिका के थ्रू जिसे हम आफरेंट डक्ट कहते हैं। और कहां आता है? ग्लोमेरुलस में, यानी केशिका गुच्छ में, ग्लोमेरुलस में। वहां आने के बाद उसमें छनाई होती है। छनने के बाद अशुद्ध पदार्थ, जो मैं आगे सिंगल लाइन फैक्ट्स में बताऊंगा आपको, वो सारे अशुद्ध पदार्थ बोमेन कैप्सूल की सतह से अंदर की तरफ आते हैं और डिसेंडिंग डक्ट से नीचे जाकर हेनलेस लूप से होते हुए असेंडिंग डक्ट से ऊपर जाकर कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट होते हैं। और इसी तरह से ये कलेक्टिंग डक्ट जाकर कहां मिल जाती है? यूरेटर में। और जो छना हुआ ब्लड था वो कहां चला जाता है? वापस इफरेंट डक्ट के थ्रू हमारे शरीर में। सो दिस वॉज अबाउट द होल फंक्शनिंग ऑफ अ सिंगल नेफ्रॉन, विच इज द स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट ऑफ अ किडनी, ह्यूमन किडनी, एंड दिस इज ऑल अबाउट दैट सब्जेक्ट। चलिए, सो गाइस, अब हम सिंगल लाइन फैक्ट्स की तरफ बढ़ते हैं और जल्दी से जल्दी इस वीडियो को फिनिश करते हैं। ठीक है, चलिए, आप स्क्रीन में देख सकते हैं सबसे पहला फैक्ट लिखा हुआ जो कि आपको पहले से मालूम है कि किडनी की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई यानी कि स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट ऑफ किडनी इज नोन एज नेफ्रॉन। इस बात को ध्यान रखिएगा, नेफ्रॉन। ओके, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, हाइप्यूरिक एसिड
और ओवरऑल नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस वो ऐसे कंटेंट हैं जिन्हें किडनी के द्वारा छानकर शरीर के रक्त से यानी कि ह्यूमन ब्लड से अलग किया जाता है और थ्रू यूरिन शरीर से बाहर किया जाता है वाटर बैलेंस के साथ में। ठीक है, वाटर बैलेंस वर्ड को ध्यान रखिएगा, ये आगे आपके काम आएगा। सो वो कौन कौन से कंटेंट है? यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, हाइप्यूरिक एसिड एक नया वर्ड है, इसको ध्यान रखिएगा, हाइप्यूरिक एसिड। अगर हम बात करें कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है, पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, तो पीएच मान कितना होता है? तो यूरिन की बात कर रहे हैं हम, यूरिन जो पीएच मान होता है वो 6 होता है, और अगर 6 है इट मीन 7 से कम है तो अम है, अम यानी अम्ल, एसिड होता है। ठीक है, आगे इसका कलर जो येलो कलर होता है वो यूरोक्रोम्स के कारण होता है। मैंने आपको बताया था कि क्रोम मतलब कलर होता है, तो यूरोक्रोम जो होते हैं वो यूरिन को येलो, पेल येलो कलर देते हैं। और अगर जो इसमें स्मेल की बात करें, यूरिन की जो एक स्पेसिफिक स्मेल होती है वो यूरोनाइड के कारण होती है। यूरोनाइड एक सब्सटेंस है जो यूरिन में मिलता है जिसकी वजह से उसका स्मेल क्रिएट होता है। हार्मोन्स की बात करें कि किडनी कौन कौन से हार्मोन क्रिएट करती है, तो रेनिन हार्मोन, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन और कैल्सिट्रॉल हार्मोन का कनेक्टिविटी, यानी कैल्सिट्रॉल इज आल्सो कनेक्टेड विद द किडनी एंड एरिथ्रोपोइटिन तो है ही, और रेनिन वर्ड इंपॉर्टेंट है, रेनिन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है। दिन भर की हम बात करें तो लगभग 180 लीटर ब्लड 24 घंटे में 180 लीटर ब्लड किसी भी एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में छन जाता है, जिससे करीब औसतन ऑन एन एवरेज 1.5 लीटर यूरिन बनता है जो शरीर से बाहर निकाला जाता है। एक फैक्ट होता है, एक वर्ड होता है जिसे हम डायूरेटिक बोलते हैं। डायूरेटिक एक वर्ड है जिसका मतलब होता है ऐसे खाने पीने के पदार्थ जिनकी वजह से शरीर में यूरिन की मात्रा बढ़ती हो, उन्हें डायूरेटिक्स बोलते हैं। जैसे कि चाय और कॉफी, तो चाय और कॉफी क्या होते हैं किडनी के मामले में? डायूरेटिक्स होते हैं, आपके शरीर से यूरिन की मात्रा को बढ़ाकर निकालने में एक्सपर्ट होते हैं। इसके आगे एक वर्ड आपको दिख रहा होगा, इटाई डिजीज। इटाई डिजीज ये जापानी शब्द है जहां पहली बार इस रोग की खोज की गई थी। वैसे तो ये रोग ह्यूमन बॉडी में बोन्स और उनके जॉइंट से जुड़ा हुआ है, उसकी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ऑस्टियोमलेशिया के साथ में जुड़ा हुआ। ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियो वर्ड लग गया तो वो बोन से जुड़ा हुआ है, तो ये शरीर की अस्थि यानी कि बोन स्ट्रक्चर से संबंधित डिजीज है। लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम आती है ना, ये किडनी के रीनल फंक्शन यानी किडनी के फंक्शन डिस्टर्ब होने से, क्योंकि कैडमियम को छानकर शरीर से अलग नहीं कर पाती। और कैडमियम एक ऐसा सब्सटेंस है जो उन लोगों के अंदर शरीर में ज्यादा होगा जो पेंट वगैरह में काम करते हैं, चिमनी वगैरह के कारखानों में काम करते हैं। कहने का मतलब वहीं से आएगा कैडमियम, जो आपके सांस लेने से शरीर में आता है, ब्लड में मिलता है, फिर ब्लड से किडनी के द्वारा साफ किया जा सकता है। लेकिन जब किडनी ऐसा नहीं करती है तो वो रोग होता है। आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं इसके कार्य क्या है। कार्य की तरफ ध्यान दीजिएगा। पहला कार्य एसिड बेस बैलेंस करना, जिसे आप नॉर्मली समझ सकते हैं कि भाई छानने का काम कर रहा है तो जितना जरूरी हो उतना ही एसिड और बेस को छाने, बाकी को अलग कर दे। इसके बाद इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और इलेक्ट्रोसेलुलर बैलेंस। इलेक्ट्रो यानी कि हमारे शरीर में ऐसे सभी इलेक्ट्रॉन, सोडियम, पोटेशियम वगैरह, तो दो तरीके से बैलेंस करता है। एक सेल के अंदर बैलेंस, सेल का जो सेल्यूलर फ्लूइड होता है उसमें भी बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और दूसरा हमारे ब्लड और हमारे शरीर के अंदर यानी कि ब्लड में जो बैलेंस होता है उसे भी करता है। तो जब ब्लड में बैलेंस करता है तो हम इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट, और जब सेल में करता है तो हम इसे कहते हैं इलेक्ट्रोसेल्युलर बैलेंस। इसके बाद अगला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब हो जाता है कि शरीर के जो तापमान की स्थिति है उसे बनाकर रखना। शरीर के तापमान की स्थिति, मैंने बोला था आपसे कि वाटर बैलेंस को याद रखिएगा, तो हमारे शरीर का तापमान वाटर बैलेंस अच्छा होने की वजह से बनता है। इसके आगे ऑब्वियसली बॉडी का ब्लड प्रेशर भी ये क्रिएट करता है। अगर लोड किडनी के ऊपर बढ़ेगा तो उसे बैक फ्लो मारेगा और वो प्रेशर हार्ट के ऊपर पड़ेगा, लेकिन हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो उसे मेंटेन नहीं किया गया तो वो ब्लड फ्लो मारेगा और उसके बाद किडनी फेल यानी इसे रेनल फेल्योर भी कह सकते हैं के ऊपर स्थिति आ सकती है। याद रखिएगा, नेफ्रॉन, रीनल, यूरिया ये ऐसे वर्ड है कि कहीं पर भी लग जाए, नेफ्रोटिक सिंड्रोम तो आपको समझ जाना है कि किडनी से जुड़ा हुआ है। यूरेटिक, डायूरेटिक तो ये समझ जाइए कि ये यूरिन और किडनी से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही रीनल डिसफंक्शनिंग काइंड ऑफ, तो रीनल वर्ड लग गया, मतलब ये किडनी से जुड़ा हुआ। ये मैंने आपको एक क्लू दे दिया, जिससे आप किसी भी नई डिजीज में अगर नेफ्रॉन से जुड़ा हुआ शब्द पा रहे हैं या रीनल से जुड़ा हुआ शब्द पा रहे हैं या यूरिया से जुड़ा हुआ शब्द पा रहे हैं तो वो किसके बारे में होगा? किडनी या यूरिनरी सिस्टम के बारे में होगा।
ओके, सो गाइस दिस वाज अबाउट द फैक्ट्स जो किडनी के बारे में थे, किडनी से संबंधित थे। उम्मीद ये करता हूं कि आप इसे अच्छी तरह से तैयार करेंगे। इन चीजों को, इन फैक्ट्स को छोड़ने या इग्नोर करने के पहले ध्यान रखिएगा, आपको नहीं पता है कि एग्जाम में क्या आएगा, लेकिन अगर यह आ गया तो आपसे निश्चित रूप से नहीं बनेगा। आपने पढ़ लिया तो उसमें समय कम लगेगा, नहीं पढ़ा तो बहुत पीछे चले जाएंगे आप। सो बी केयरफुल, टेक केयर ऑफ योर एवरी मिस्टेक। आपको पहले ही हम बता सकते हैं कि आप क्या गलती कर रहे हैं, अगर अभी भी नहीं समझे तो फिर हम कब समझेंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर लवली फैमिली एंड टेक केयर ऑफ योर इंपॉर्टेंट प्रेशियस करियर। आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।